गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम इस वीडियो के माध्यम से क्लास 12th वेक्टर अलजेब्रा का एक्सरसाइज 10.3 के बारे में पढ़ेंगे। तो 10.3 में हमें पढ़ना है दो सदिशों का गुणनफल। अभी तक हमने सदिशों के बारे में पढ़ चुका है, क्या सदिश होता है, अदिश, सदिश, उसका एडिशन, सब्ट्रैक्शन सब कुछ देख लिया है। अब इसमें हम दो सदिशों का सदिश गुणनफल देखेंगे। तो दो सदिशों का गुणनफल क्या होता है? जैसे मान लीजिए कोई सदिश वेक्टर ए हो और वेक्टर बी हो, इनका गुणनफल ए डॉट बी या फिर ये होता है ए क्रॉस बी। अब यहाँ हम देख रहे हैं कि दो सदिशों के दो गुणनफल हैं। तो जो ए डॉट बी होता है इसे पढ़ते हैं ए वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, और इसे पढ़ा जाता है वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। तो अब यहाँ हम देख रहे हैं कि दो सदिशों के गुणनफल के दो मेथड हैं। पहला होता है डॉट, दूसरा क्रॉस मेथड। तो एक एक हम पढ़ते हैं। तो सबसे पहला में पढ़ना है दो सदिशों का डॉट प्रोडक्ट या फिर अदिश गुणनफल, दो सदिशों का अदिश गुणनफल। जो पहला है इसमें दो सदिशों का डॉट प्रोडक्ट, दो सदिशों का अदिश गुणन ऐसे बोलते हैं कि डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर, डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर। तो दो सदिशों का जो डॉट प्रोडक्ट होता है वो क्या होता है कि मान लेते हैं हम लेट दो वेक्टर ए और बी, दो वेक्टर हैं जो शून्येतर वेक्टर, शून्य वेक्टर नहीं है, शून्य वेक्टर या शून्य सदिश न हो। मतलब दो वेक्टर ए और बी लेते हैं जो शून्य सदिश न हो। तो इनके बीच का जो डॉट प्रोडक्ट होता है वो इस प्रकार से होता है। मान लीजिए कोई वेक्टर ए है और कोई वेक्टर बी है। अब इन दोनों वेक्टर के बीच एक एंगल होता है, इस एंगल को मान लेते हैं थीटा। तो इसको रिप्रेजेंट किया जाता है वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी। ये हो जाएगा वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू, ये होता है वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, तो ये होता है मॉड ऑफ वेक्टर ए इंटू मॉड ऑफ वेक्टर बी इंटू इन दोनों के बीच का कॉस कोसाइन कॉस थीटा। तो ये फॉर्मूला होता है दो सदिशों के डॉट प्रोडक्ट का। तो अब यहाँ पर देखते हैं कि दो सदिशों के, अभी थीटा ये क्या है, जहाँ मॉड ऑफ ए ये हो जाएगा वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड, मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, और जो मॉड ऑफ बी है वो होता है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी, और थीटा जो होता है वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का कोण, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी के बीच का कोण, द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू हो गया मॉड ऑफ वेक्टर ए इंटू मॉड ऑफ वेक्टर बी इंटू दोनों वेक्टर के बीच का एंगल। कैसे इस पर क्वेश्चन कैसे करता है कि अगर कोई एग्जांपल ले लें, हम बोले दो वेक्टर ए और बी है, मान लीजिए दो वेक्टर ए एंड वेक्टर बी है जिनका मैग्नीट्यूड, जिनका परिमाण क्रमशः 3 तथा 4 है, और इनके बीच का जो कोण है वो 60 डिग्री है। तो इन दोनों वेक्टरों का डॉट प्रोडक्ट ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले इसमें हम देखते हैं कि क्या दिया है उसको लिख लें। तो दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड मतलब मॉड ऑफ वेक्टर ए
बराबर 3, मॉड ऑफ वेक्टर बी बराबर 4, इन दोनों के बीच का एंगल 60 डिग्री। तो दो वेक्टरों का डॉट प्रोडक्ट होता है वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू मॉड ऑफ वेक्टर ए इंटू मॉड ऑफ वेक्टर बी इंटू कॉस थीटा। अब यहाँ पर वैल्यू सीधे सीधा रख दें। तो मॉड ऑफ ए क्या है 3 इंटू 4 इंटू कॉस 60। तो कॉस 60 की वैल्यू क्या होती है जो साइन 30 का मान होता है। तो साइन 30 होता है 1/2, तो कॉस 60 भी हो जाएगा 1/2। तो ये लिखेंगे हम 3 × 4 × 1/2। तो 2 से 2 4 कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचेगा 6। मतलब दो वेक्टरों का जो डॉट प्रोडक्ट हो जाएगा वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू 6। तो सबसे खास बात यहाँ हम यह देखते हैं कि जब भी हम दो सदिशों का जो डॉट प्रोडक्ट देखेंगे उसका जो फाइनल रिजल्ट आता है वो हमेशा एक स्केलर क्वांटिटी आएगा, मतलब हमेशा एक स्केलर क्वांटिटी ही देगा। मतलब दो सदिशों जो डॉट प्रोडक्ट होता है वो हमेशा एक स्केलर क्वांटिटी होता है। तो यहाँ तक तो था दो सदिशों का जो डॉट प्रोडक्ट होता है वो क्या है। अब इसके बारे में हम इस पर कुछ प्रॉपर्टी है उस प्रॉपर्टी को देखते हैं। तो पहले आप लोग लिख लीजिए फिर प्रॉपर्टी देखते हैं। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि वे दो सदिशों के जो डॉट प्रोडक्ट है उस पर कुछ इम्पोर्टेंट रिजल्ट है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो वेक्टर ए मान हम ले लेते हैं, लेट वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, दो वेक्टर हैं। तो सबसे पहला जो रिजल्ट है, यदि हम वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी निकालेंगे तो जो इसका रिजल्ट आता है ये हमेशा एक नंबर आता है, मतलब हमेशा एक स्केलर क्वांटिटी होता है। दो सदिशों का जो डॉट प्रोडक्ट है वो हमेशा एक स्केलर क्वांटिटी देगा। जब वहीं आगे हम पढ़ेंगे दो सदिशों का वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट, तो वो उसमें एक सदिश मिलता है, मतलब जो दो सदिशों का डॉट प्रोडक्ट होगा वो हमेशा एक वास्तविक संख्या होगा, मतलब ये हमेशा एक वास्तविक संख्या होगा, वास्तविक संख्या, रियल नंबर। सेकेंड होता है, सेकेंड यदि इस तरह से मिल जाए कि दो सदिशों का वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, इसका जो रिजल्ट हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो इस केस में हम देखेंगे कि यहाँ पर कब 0 होगा, तब जब वेक्टर ए परपेंडिकुलर होगा वेक्टर बी के। जैसे वेक्टर ए वेक्टर बी के परपेंडिकुलर होगा तो यहाँ जो थीटा मिलेगा वो हमेशा कितना मिलेगा, हमेशा 90 अंश। तो जो फॉर्मूला अप्लाई करेंगे वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ वेक्टर ए मॉड ऑफ वेक्टर बी कॉस 90। तो कॉस 90 की वैल्यू क्या होती है 0। जैसे कॉस 90 की वैल्यू 0 हो जाएगा तो 0 में किस संख्या मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमेशा कितना आ जाएगा 0। फिर इसके बाद आता है फिर इसके बाद आता है कि यदि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इस तरह से है, वेक्टर ए मॉड ऑफ वेक्टर बी, तो ये कब होगा, जब इन दोनों वेक्टर के बीच का जो एंगल होगा वो 0 होगा। क्यों, क्योंकि जब एंगल 0 होगा तो कॉस 0 का वैल्यू क्या होता है 1, तो यहाँ से 1 हो जाएगा। अब यदि थीटा इक्वल टू पाई हो या फिर 180 अंश, जब थीटा का मान 180 अंश हो तो जो वेक्टर होता है कि इसे लिख लीजिए इफ, तब क्या हो जाएगा वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू जाएगा माइनस ऑफ मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी। क्यों, क्योंकि कॉस 180 की जो वैल्यू होती है वो -1 होता है। फिर आता है ऐसे हम किसी वेक्टर को कंपोनेंट फॉर्म में लिखते हैं, इसे लिख लीजिए वेक्टर ए इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, जहाँ आई जे के क्या है ये यूनिट वेक्टर है।
तो यूनिट वेक्टर के रूप में देखते हैं प्रॉपर्टी आती है यहाँ पर कि यदि आई डॉट आई हो, आई कैप डॉट आई कैप बराबर जे डॉट जे कैप बराबर के डॉट के कैप, तो इसकी वैल्यू हमेशा 1 होता है। मतलब कि जब यूनिट वेक्टर का उसी यूनिट स्वयं यूनिट वेक्टर का मल्टीप्लाई करते हैं या डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं तो उसका मान जो ऐसा वैल्यू होता है वो 1 होता है। लेकिन यहीं पर यदि हम आई डॉट जे कर दें, आई या फिर जे डॉट के कर दें या फिर के डॉट आई कर दें तो इसका मान होता है 0। अब ये क्यों होता है? क्योंकि जैसे हम देखते हैं कि इस तरह से बनेगा हमारा एक्स वाई जेड, तो ये आई कैप हो गया, ये जे कैप हो गया और ये के कैप हो गया। तो आई और जे के बीच एंगल कितना बनेगा 90, तो 90 डिग्री बनने की वजह से 90 डिग्री जैसे ही बनेगा इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 0, इसलिए ये 0 होता है। लेकिन आई डॉट आई एक वेक्टर इसी पे है, दूसरा भी वेक्टर इसी पे, एंगल क्या बन गया 0, 0 बन गया तो कॉस 0 1 आ जाएगा, तो ये प्रॉपर्टी मिल जाती है। तो किसी भी वेक्टर का स्वयं में मल्टीप्लाई करते हैं तो हमेशा यूनिट वेक्टर उसका स्क्वायर रूट में हो जाता है या फिर 1 वैल्यू आता है। फिर इस पे अगली जो प्रॉपर्टी है कि यदि दो वेक्टर हो, इफ वेक्टर ए एंड बी, तो ये क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। मतलब वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल होगा वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए के, तो इस रूल को हम क्रम विनिमय नियम बोलते हैं। फिर यदि 3 वेक्टर हो, इफ वेक्टर ए वेक्टर बी और वेक्टर सी हो, तो सहचार ये तीनों वेक्टर जो होता है सहचार रूल का पालन करता है। मतलब वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इसका जो योग होगा प्लस वेक्टर सी के बराबर होगा। मतलब ये इस तरह से भी लिख सकते हैं वेक्टर ए प्लस बी प्लस सी, ये इस रूल को भी फॉलो करता है। फिर इसी में देखते हैं कि यदि हम किसी वेक्टर में, जैसे कोई वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी हो, इसमें हम किसी शून्यता संख्या लैम्डा से मल्टीप्लाई कर दें तो ये इसका मान इस तरह से भी लिखा जाता है लैम्डा वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी या फिर वेक्टर ए डॉट लैम्डा वेक्टर बी, जहाँ लैम्डा क्या 0 ना हो। तो मतलब कहने का है कि किसी भी डॉट प्रोडक्ट में कोई शून्यता संख्या से मल्टीप्लाई करते हैं तो हम उस शून्यता संख्या को अलग अलग वेक्टरों के साथ भी लिख सकते हैं या फिर एक ही में लिख सकते हैं, वैल्यू में कोई डिफरेंस नहीं होता है। तो यहाँ देता है इसका प्रॉपर्टी, इसको लिख लीजिए आप लोग। फिर आगे हम इसके जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है उस पर देखते हैं। अब इसके जो सबसे इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी उस पर हम देखते हैं कि यदि हम मान लें कि दो वेक्टर ए जो इस तरह से है एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, तो यहाँ पर हम एक्स वाई ना लेकर कोई संख्या ले लें, फिर उसके बाद बताते हैं क्या तो हो रहा है इसमें। अगर कोई वेक्टर हम इस तरह से ले लें 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 5k कैप, और दूसरा वेक्टर b हम ले लें, ये मान लीजिए 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 6k कैप। तो इन दोनों वेक्टर का हमें डॉट प्रोडक्ट निकालना है। तो डॉट प्रोडक्ट के लिए इस तरह से लिखते हैं वेक्टर a डॉट वेक्टर b। अब फॉर्मूले से हमने फॉर्मूले तब यूज करते हैं जब इसका मैग्नीट्यूड दिया रहता है, तब तो यूज करते हैं। अगर मैग्नीट्यूड ना दिया, अगर डायरेक्ट इस फॉर्म में दिया हो तब हम कैसे अप्लाई करते हैं। तो इसके लिए हम लिख लें 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 5k कैप डॉट 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 6k कैप। तो जैसे बचपन में हमने 6 और 8 में क्या था, x प्लस वाई में मल्टीप्लाई हमें करना है
2x माइनस 5z का। तो हम करते क्या था कि x को उठाते थे, एक बार इसके साथ मल्टीप्लाई करते थे, एक बार इसके साथ, फिर उसी तरह y को लेते थे, एक बार इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं, एक बार इसके साथ। अब यहाँ भी है सेम कंडीशन अप्लाई करेंगे हम, मतलब 3i को उठाएंगे सबके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 4j को उठाएंगे सबके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 5k को उठाएंगे सबके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो 3i को उठाइए तो 3 इंटू 2 कितना 6 हो जाएगा, 6i कैप प्लस सॉरी माइनस है, तो 3 इंटू 3 कितना जाएगा 9i डॉट जे, फिर 3 को इसके साथ 3 इंटू 6 18i डॉट के प्लस, अब 4 को लीजिए, 4 को इसके साथ 4 टू 8i डॉट जे, 4 का इसके साथ माइनस 12j डॉट जे प्लस 4 को इसके साथ 24j डॉट के प्लस, अब कौन सा बचा हमारा 5k को इसके साथ, तो 5 इंटू 2 10i कैप डॉट सॉरी के है ना k डॉट आई, अब इसका इसके साथ माइनस 15k डॉट जे, अब ये प्लस 30k डॉट के। तो अभी हमने उसमें प्रॉपर्टी में ये देखा था कि जहाँ भी यूनिट वेक्टर स्वयं के साथ हो i डॉट आई या फिर j डॉट जे या फिर k डॉट के, तो इसकी वैल्यू हमेशा 1 होगा, लेकिन यही i डॉट जे या j डॉट के या फिर k डॉट आई हो तो इसका मान क्या होता था 0। तो अब यहाँ पर देखेंगे हम जहाँ जहाँ सेल्फ यूनिट वेक्टर होगा, मतलब i के साथ नहीं होगा, j के साथ, k का k के साथ, वहीं तो केवल वैल्यू देगा, अन्य सभी क्या देगा 0। मतलब i डॉट j ये भी 0 देगा, i डॉट k ये भी 0 दे देगा, i डॉट j ये भी 0 देगा, बट ये 0 नहीं देगा, ये कितना देगा 1। j डॉट k ये भी 0 दे देगा, k डॉट i ये भी 0 दे देगा, k डॉट j ये भी 0 दे देगा, ये दे। अब जो बचता है उसको हम लिख लें, तो 6i डॉट i कहाँ गया माइनस 12j डॉट j प्लस 30k डॉट k। तो i डॉट i की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, तो जाएगा 6 माइनस 12 माइनस प्लस 30। अब ऐड कर दीजिए 36 हो जाएगा माइनस 12, तो 6 में से 2 जाएगा 4, 3 में से 1 जाएगा 2, तो इसकी जो आंसर हो जाएगा वो 24 हो जाएगा। तो बात यहाँ ये आता है कि क्या हर एक क्वेश्चन में हम इसी तरह अप्लाई करेंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। हर एक क्वेश्चन में ना लेंथी प्रोसेस हम अप्लाई नहीं कर देंगे। एक चीज़ हम यहाँ पर ये देख रहे हैं कि वैल्यू हमें केवल i डॉट आई से j डॉट जे से और k डॉट के से मिल रहा है, अन्य सभी से तो 0 मिल जा रहा है। तो जहाँ भी इस तरह के क्वेश्चन आएंगे हम ये सीधे अप्लाई करेंगे, i का i के साथ प्लस j का j के साथ प्लस k का k के साथ मल्टीप्लाई करके डायरेक्ट आंसर लिख देंगे। तो सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं, पहले इसको आप लोग लिख लीजिए, फिर सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे एक और एग्जाम्पल हम लें, -2i प्लस k कैप, i कैप प्लस 2j कैप माइनस 3k कैप। तो हमें a डॉट बी निकालना है, तो हम क्या करेंगे, i का i के साथ, j का j के साथ, k का k के साथ सीधा सीधा मल्टीप्लाई कर दें। तो ये हो जाएगा 2 इंटू ये हो जाएगा -2 इंटू 1 i इंटू आई देगा i डॉट आई, इसका साथ प्लस -1 मल्टीप्लाई बाई 2 j डॉट j प्लस 1 मल्टीप्लाई बाई ये हो जाएगा -3 k डॉट k। इसका मान सीधा 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा -2
-3, तो 3 2 4 7 -7 आंसर हो जाएगा। तो जहाँ भी इस तरह क्वेश्चन आएगा हम सीधा इस तरह से अप्लाई करेंगे। तो अब इसका एक लास्ट टॉपिक बचता है, प्रक्षेप क्या होता है, तो इसको लिख लीजिए, फिर हम प्रक्षेप देखते हैं क्या होता है। अब इसका जो लास्ट टॉपिक बचता है ये बोलता है प्रक्षेप ज्ञात कीजिए। तो प्रक्षेप होता क्या है थोड़ा सा देख लें हम, कि अगर कोई लाइन इस तरह से है और एक वेक्टर इस तरह से है, तो इसका प्रक्षेप ज्ञात करना है। तो यहाँ से इस लाइन पर एक परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं। जो परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे तो ओरिजिन से जहाँ तक ये मिलेगा, ये वाला लाइन, इसे हम किसी दूसरे वेक्टर सी से प्रदर्शित कर दें, तो ये जो AC वेक्टर बनेगा इस AB वेक्टर का प्रक्षेप कहलाता है। मतलब प्रक्षेप ये होता है कि यदि कोई एक वेक्टर दिया हो और एक लाइन दिया हो, तो जहाँ वेक्टर खत्म होता है उस बिंदु से या फिर एंडिंग पॉइंट से उस लाइन पर परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं, फिर ओरिजिन से उस पॉइंट को मिलाते हैं। तो जो लाइन मिलती है, जो वेक्टर होता है, वहीं क्या होता है, उस दिए हुए वेक्टर का प्रक्षेप होता है। तो यदि तो नोट इसको कर ले फॉर्मूले के रूप में हम, कि यदि वेक्टर A का वेक्टर B पर प्रक्षेप ये पूछे तो ये हो जाता है, ध्यान देना, जिस पर प्रक्षेप पूछता है वो उसका मॉड हमेशा अपॉन में रख दीजिए। किस पर पूछ रहा है? B पर, तो B का मॉडुलस हमेशा अपॉन में हो जाएगा। फिर इन दोनों वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट निकाल देते हैं, मतलब वेक्टर A डॉट वेक्टर B। यही फॉर्मूला होता है किसी बिंदु, मतलब किसी एक वेक्टर का किसी दूसरे वेक्टर पर प्रक्षेप। तो हमेशा ध्यान रखिए, जिस वेक्टर पर पूछेगा उसका मैग्नीट्यूड अपॉन में होगा, फिर उन दोनों वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट निकाल दीजिए। तो आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं हम। तो सबसे पहले जो इसमें चाहिए वो निकाल दें, वेक्टर B का मॉड। तो मॉड ऑफ वेक्टर B हो जाएगा रूट में 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1, ये हो जाएगा √6। फिर क्या चाहिए हमें? A डॉट B। तो वेक्टर A डॉट वेक्टर B, तो I का I के साथ 2i 2 इंटू 1 2 हो जाएगा, प्लस 3 इंटू 2 J का J के साथ हो जाएगा, प्लस K का K के साथ 2 इंटू 1, ये हो जाएगा 2 प्लस 6 प्लस 2 मतलब 10 हो जाएगा। तो वेक्टर A डॉट वेक्टर B हो गया, वेक्टर इसकी वैल्यू 10 आ गई। तो वेक्टर A का वेक्टर B पर प्रक्षेप, तो फॉर्मूला हो जाएगा हमारा वेक्टर A डॉट वेक्टर B अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर B। तो वैल्यू रख दीजिए, A डॉट B क्या है? 10 अपॉन रूट में 6। यही तो छोड़ना है, छोड़ दीजिए, नहीं तो परमीकरण करना है, कर दीजिए। तो √6 अपॉन √6 क्या हो जाएगा? 10√6 अपॉन 6, 2 से काट दिए 3 बार में और ये 5 बार में, तो ये हो जाएगा 5/3√6। ये आंसर हो जाएगा। तो यहाँ तक था इस एक्सरसाइज 10.3 का सारा इंट्रोडक्शन। तो आप लोग एक बार इंट्रोडक्शन देखिएगा, फिर पहले एग्जाम्पल लगाइएगा, उसके बाद एक्सरसाइज लगाने का ट्राई करिएगा। अगर आएगा तो ठीक, नहीं आएगा तो अगले वीडियो में हम देखेंगे। हालांकि एक्सरसाइज भी बहुत आसान है, केवल अगर फॉर्मूले पर क्वेश्चन है। सो आई होप यहाँ तक आप लोग को समझ में आया होगा। सो थैंक यू।